तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशन, सम कंसेप्ट्स। सबसे पहले हैजार्ड। सबसे पहले हैजार्ड की डेफिनेशन लिखिए। हैजार्ड, a dangerous condition or event, a dangerous condition or event that has the potential for causing injury causing injury potential for causing injury to life, यानी सीधा सीधा जिंदगी को खतरा है, जीवन को खतरा है, जान का खतरा है। और डैमेज टू प्रॉपर्टी, और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो हैजार्ड क्या हो गया? हैजार्ड एक तरह से मिनास, पेरिल, जोखिम। ठीक है ना? तो दरअसल ये एक तरह से हुआ नहीं है। ये वो कंडीशन है जिसमें इंजरी करने की, पैदा करने की पोटेंशियल है। तो ज्योग्राफी में भी काम आएगा आपको। नुकसान करने की, जान माल का नुकसान करने की, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल है उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड हैजार्ड। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, प्रॉपर्टी को, जान माल तो बोलते ही हम लोग, जान माल का नुकसान। माल मतलब प्रॉपर्टी, जान मतलब लाइफ, और पर्यावरण। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा बात होगी। नेक्स्ट, डिजास्टर। सो व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर हिंदी में बोले हम लोग आपदा। तो डिजास्टर इज द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी, एक मिनट दूसरा लिखिए। डिजास्टर इज अ डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग, disaster is a disruption in the functioning of a community or a society, causing widespread economic, social or environmental losses.
इन कम्युनिटी और सोसाइटी। अब यहां पर आपको इन दोनों की देखना पड़ेगा, यहाँ कम्युनिटी कौन है और सोसाइटी कौन है। ठीक है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड, कॉजिंग वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल लॉसेस, और इन्वायरमेंटल लॉसेस। इन सब का नुकसान पहुंचाती है विच एक्सीड्स विच एक्सीड्स, ये सारे लॉसेस विच एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड, which exceeds the ability of the affected society to cope using its resources, its own resources, using its own resources। वो अपनी उस योग्यता को खो देते हैं, उस एबिलिटी को खो देते हैं इन नुकसान की वजह से। इकोनॉमिक नुकसान, सोशल, एनवायरमेंटल, ये जो लॉसेस होते हैं इसकी वजह से वो अपनी उस योग्यता को खो देते हैं जिससे कि वो अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करने की जो क्षमता होती है, कोप करने की, उसको खो देते हैं। ये डिजास्टर की डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन। तो हैजार्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई और आपको डिजास्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहां कम्युनिटी और सोसाइटी की जब भी बात करेंगे वो हमेशा अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड पीपल, यानी जो भी उस डिजास्टर की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें बेदखल होना पड़ रहा है, खुद के रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे, मतलब अपने भूकंप आ गया तो अपने मकान में नहीं रह पा रहे, बाढ़ आ गई तो अपने गांव में नहीं रह पा रहे, अपने खेत पे नहीं जा पा रहे। आ गया समझ? सूखा पड़ गया तो अपने खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे। तो कौन कम्युनिटी हुई? अफेक्टेड कम्युनिटी हुई ना। यहाँ कम्युनिटी और सोसाइटी का मतलब अफेक्टेड सोसाइटी, अफेक्टेड कम्युनिटी, बाकी लोग नहीं। जो उस आपदा से बाहर हैं वो लोग नहीं। जबकि हेजार्ड के समय क्या होगा? हेजार्ड के समय में वो सब मिनिमाइज कर चुके हैं, चीजों को मिटिगेट कर चुके हैं, और वो उन सब चीजों को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यानी अपने घर में रह रहे हैं। उन्होंने फ्लड में मैनेज कर लिया है, पानी बाहर निकाल लिया है, किचन में खाना बन रहा है, बेडरूम में सो रहे हैं, बाढ़ आई हुई है। दिस इज नॉट डिजास्टर, दिस इज हेजार्ड। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो वंचित हो जाए, वहां से बेदखल होना पड़े, उन्हें रेस्क्यू करना पड़े, और वो अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे और राहत कैंप में रह रहे हैं, रिलीफ कैंप में उनको ले जाके डाल दिया है, किसी स्कूल में, धर्मशाला में ले जाके, होटल में जाके रुकना पड़ रहा है। होटल में तो कौन रुकाता है? सरकार तो इधर उधर ही रुकाती है। तो वो होगा डिजास्टर। इसलिए उसमें परिभाषा में, उसमें डीप में ले गया हो कि वो यूज ही नहीं कर पा रहे अपने, और खुद के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी शर्त है डिजास्टर के लिए। केवल डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा, उसको थोड़ा सा ना विचार करके उसको महसूस करो, और फिर आसपास देखो कि वाकई में क्या डिजास्टर है और क्या हैजार्ड है। डिजास्टर और हैजार्ड में अंतर समझ में आ जाएगा। ये बारीक चीज है,
चूंकि हम नाम ही डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका मैनेजमेंट करना वो गवर्नमेंट का आएगी ना बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन को आना होगा, क्योंकि अब वो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपना रिसोर्सेज ही यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद कर ही नहीं पा रहे हैं, कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। क्लियर है ना? ये देखिए, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो आपकी स्कूल कॉलेज की तैयारी में ये डिफरेंस होता है, वहां पर आप इस तरह से महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको खुद को कुछ नहीं करना। टीचर भी इतना ही पढ़ाता है कि डिजास्टर क्या है और हैजार्ड क्या है। यहाँ चूंकि आप देखते हो, हाँ बाढ़ आएगी तो मैं कलेक्टर रहूंगा, तो मुझे इन सबको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप अलग तरीके से सोचते हैं, आपका सोच बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आपके लिए वो डेफिनेशन महसूस करने की चीज हो जाती है। तो क्या कम्युनिटी से क्लियर हो गया? कम्युनिटी कौन होगी, सोसाइटी कौन होगी? जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में कम्युनिटी या सोसाइटी की बात करेंगे तो अफेक्टेड कम्युनिटी, ठीक है ना? यहां पर कम्युनिटी या सोसाइटी का मीनिंग होगा अफेक्टेड, प्रभावित लोग, प्रभावित समुदाय, प्रभावित समुदाय। यानी जो पलायन कर रहा है, जिसके घर में पानी भर गया है, जिसका मकान गिर चुका है, जिसके घर में आग लगी है, या जंगल के आग से जो प्रभावित है, वो, जिसका घर जल गया है, वो। तो डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में जो लोग रहते हैं वो। तीसरा, वनरेबिलिटी, कल जो बताया था। वनरेबिलिटी, वनरेबल कौन है, कौन आसानी से उसकी पहुंच में आता है? सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया that makes it more likely to be damaged, that makes it more likely to be damaged, जहां नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा है, by the impact of a hazard, by the impact of a hazard is called vulnerability। इसे कहेंगे सुवैधता, जहां नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो पहले कुछ देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट सब लोग लिखेंगे और लिखना शुरू भी कर देंगे, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख देंगे, लेकिन अगर आप एक एक बॉक्स में ये डेफिनेशंस दोगे ना, तो पढ़े लिखे व्यक्ति नजर आते हो कि आप कुछ पढ़ लिख के आए हो। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के, देखिए अभी भी आपको कितना नॉलेज है और आप कैसे हैंडल कर लोगे, ये सब अभी योग्यता नहीं माना जाता है। अभी भी योग्यता, क्वालिफिकेशन इस देश में उसी को माना जाता है कि आपको कितना कुछ याद है, या ना आपने किताबों के पास रीडिंग कितनी लगाई है। आप अगर अंदाज से लिख रहे हो और किताब से भी अच्छा लिख रहे हो, तब भी आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि बकायदा आप डेफिनेशन देते हो और सामने वाले को संतुष्ट कर देते हो, सेटिस्फाई हो जाता है सामने वाला कि हाँ 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 ठीक है ठीक है। मतलब ये पढ़ क्या है, मेहनत की है इसने, इसने कुछ ना कुछ याद किया है, मेहनत की है, तो इससे ही खुश होता है आदमी। कॉपी चेक करने वाला इसी से खुश होता है। तो जब तक पैटर्न ना बदल जाए, लोग ना सुधर जाए चेक करने वाले, तब तक आपको वैसे ही बने रहना है। ठीक है, जैसा हम बताएं अभी। क्योंकि इस बार मैं पूरा पास होने के फार्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस बार मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, समझा ही नहीं रहा हूँ। मैं सीधा सीधा पास होने के फार्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो हो गया है, क्योंकि मैं समझदार बनाते बनाते थक गया हूँ। उससे सिलेक्ट नहीं होता आदमी, आदमी समझदार हो जाता है लेकिन सेलेक्ट नहीं होता। इसलिए मैं पूरा प्रोफेशनल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ काम की बात की जाए। ठीक है ना? आपको कोई सलाह ऐसी ना दी जाए जिससे आप भावुक हों, समझदार बने और ईमानदार बने, बड़े आदमी, मतलब महान की तरफ बने, बल्कि आप एक अधिकारी बने। महान हो ना हो, चाहे थर्ड क्लास हो, भ्रष्ट हो, मूर्ख हो, गधे हो, एक नंबर के जूते खाते रहें पूरी जिंदगी भर, लेकिन अधिकारी बन जाए। आप अधिकारी बने, बात खत्म। क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है, जो जीता वो सिकंदर, बात खत्म।
तो हम भी बना देंगे वैसा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। पहले शुरू शुरू में हम यही करते थे, लेकिन जैसे जैसे अनुभव आया तो सोचा कुछ रिफॉर्म करें कुछ, तो वो सब भूत हमारा भी उतर गया। ठीक है, अब उसको हम इस बार पूरा साइड में रख के बात कर रहे हैं। तो इस बार आपसे पूरी पूरी प्रोफेशनल बातचीत होगी, प्रोफेशनल तरीके से, और हम बनेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो वनरेबिलिटी क्लियर हो गया। अब डिफरेंस लिखते हैं हैजार्ड और डिजास्टर में। छोटी क्लासेस के बच्चे जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। आइए, हैजार्ड, थ्रेट ऑफ लॉस। हैजार्ड है थ्रेट ऑफ लॉस, कुछ खत्म होने का खतरा। और ये हो जाएगा इवेंट ऑफ लॉस्ट, बाढ़ आने का खतरा। हैजार्ड, बाढ़ आ चुकी है घर में। इवेंट ऑफ लॉस, अभी आपको बताया था, बाढ़ से वो प्रभावित है, उसके घर में पानी घुस चुका है, वो खाना नहीं बना पा रहा है, इधर उधर कहीं टंगे पड़े हैं। ठीक है, वो हो जाएगा इवेंट ऑफ लॉस्ट। क्लियर? यही बात हमने की थी। नेक्स्ट, हैजार्ड में बाढ़ आई है लेकिन उसमें लड़ने की कैपेसिटी है, विद इन कैपेसिटी, यानी कि वो फिर भी खाना बना पा रहा है, फिर भी सो पा रहा है, मिटिगेट कर पा रहा है। सो ये होता है विद इन कैपेसिटी। तो यहाँ कैपेसिटी का मतलब होता है एक तरह से उसके पास कुछ न कुछ तैयारी है, प्रिपेयर्ड था वो, और उसने उसको कम कर लिया है, खतरे को मैनेज कर लिया है। ठीक है, एडेप्टेशन एक तरह का। सो वो होगा विद इन कैपेसिटी, बियॉन्ड कैपेसिटी। अभी बताया था आपको सारी चीजें, बियॉन्ड कैपेसिटी। नो वनरेबिलिटी, नो वनरेबिलिटी, यहां पर आ जाएगा वनरेबिलिटी। तो ये डिफरेंस लिख देना कभी भी आ जाए तो, हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी। टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी, फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल वनरेबिलिटी। फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल वनरेबिलिटी। फिजिकल में आपको समझ में ही आ गया, प्रॉपर्टी है तो बिल्डिंग है, खुद की बॉडी। सोशल में सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगा, सोशल ताना बना गांव ही डूब गया, और भी सोशल इंटरेक्शन बंद हो गए। और इन्वायरमेंटल, सॉरी इन्वायरमेंटल के बजाय लिख लीजिए इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वल्नरेबिलिटी। जान का माल का नुकसान हो गया, संपत्ति के नुकसान होने की वनरेबिलिटी।
तो डिजास्टर में वनरेबिलिटी होती है। हैजार्ड तब तक है, हैजार्ड है, डिजास्टर में नहीं बदलेगा जब तक कि ये तीनों को नुकसान नहीं होता। जब फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल नुकसान होने लगता है तो फिर वो डिजास्टर बनता है। सो वनरेबिलिटी होती है वहां पे, वनरेबल, नुकसान होना। कॉजेज ऑफ वनरेबिलिटी, अब देखिए किसी जगह पर कोई किसी का मकान अगर नाले के किनारे बना हुआ है तो वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और किसी का ऐसे ऊंची हाइट पे कॉलोनी है, हिल्स पे, और वहां कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में मकान बना हुआ है और 3 मंजिला मकान है, तो वो तो ऊपर चला जाएगा, नीचे अगर पानी थोड़ा बहुत आ भी गया तो वनरेबिलिटी के कारण होंगे सबसे बड़ा पॉवर्टी, गरीबी। तो कॉजेज ऑफ वनरेबिलिटी, हमेशा गरीब आदमी ज्यादा वनरेबल रहेगा, डिजास्टर को फेस करता है। बाकी लोगों के लिए वो केवल हैजार्ड रह जाता है। डिजास्टर उन्हीं के लिए होता है क्योंकि वो वनरेबल होते हैं। लिखा ना यहाँ वनरेबिलिटी। तो फर्स्ट कॉज पॉवर्टी, सेकंड लेक ऑफ एजुकेशन। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, किसी ने रेडियो नहीं सुना, टेलीविजन पे चेतावनी आई थी, मोबाइल पे इंफॉर्मेशन थी, सोशल मीडिया पे था कि कल बाढ़ आएगी, या फिर वो जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, सो लेक ऑफ एजुकेशन, वो ज्यादा वनरेबल होगा। अनपढ़ आदमी ज्यादा वनरेबल होता है। लेक ऑफ अवेयरनेस, अवेयर लोग जो हैं, अनपढ़ भी हैं और अवेयर हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन अवेयर नहीं है तो। इसलिए अलार्मिंग सिस्टम जो होता है वो कौन लोग समझ पाते हैं, अलार्म को कौन, कितने लोग समझ पाते हैं कि किस चीज का। जैसे कोई नदी में एकदम से पानी छोड़ा गया, जैसा हमारे यहाँ हो गया था देवास के पास में, एक साथ 80 लोग बह गए क्योंकि एकदम से इंजीनियर ने पानी छोड़ दिया। और उस दिन पूर्णिमा थी या क्या था, अमावस्या का स्नान था, तो ढेरों लोग नहा रहे थे नदी में, नहाने के लिए पहुंचे थे, तो वो सारे लोग बह गए, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम सब सस्पेंड, क्योंकि अलार्म नहीं दिया आपने। और अलार्म दिया तो भी लोगों को ये बताया नहीं कि इस अलार्म का मतलब क्या होता है। अलार्म कहीं बजा भी होगा तो लोग बोलेंगे ये क्या बज रहा है और वहीं खड़े रहेंगे वो। ये कुछ तो भी बजा देते हैं लोग, ऐसी चर्चा करने लगेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पहले लोगों को, आपको आसपास के लोगों को पहले वहां लिखना पड़ेगा कि यहाँ इस टाइप का साउंड जब कभी आएगा या अलार्म बजेगा तो आपको यहाँ से भागना है, क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पर पानी पहुंच जाएगा बड़ी मात्रा में, आप लोग अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तो आप जिस भी जिले में आपकी नौकरी लगेगी वहां पर आप इंजीनियर्स को बुला के, डैम के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनको बुला करके बात करेंगे, आप कब कब पानी छोड़ते हो भैया, कितना गेट खुलता है, कब खुलता है, रास्ते में कोई धार्मिक स्थान तो नहीं है। मीटिंग में पूछोगे उससे, ऐसा तो नहीं कोई मेला लगता है बारिश के दिनों में, जुलाई में, अगस्त में कोई मेला लगता है। तुम एसडीएम हो यहाँ के, बताओ फिर क्या स्टडी किया तुमने, तहसीलदार कहाँ है, बुलाओ उसको, ये पटवारी कहाँ है, तुम कौन कौन से गांव में हो, नदी गुजरती है वहां से, बताओ मेला लगता है, स्नान होता है, कितनी बजे होता है, तो पानी कब छोड़ोगे। 3:30 बजे सब लोग चले जाएंगे, समेट लोगे सब लोगों को, तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मेले का टाइम है, 4 बजे पानी छोड़ा जाएगा, अनाउंसमेंट होना चाहिए, वहां तुम रहोगे, तहसीलदार 40 पटवारी लगाओ। ये स्टाइल होता है काम करने, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। और 60 लोग बह गए और आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बैठे हो, तो आप पगलट हो, आपको तो कोई भी निपटा देगा। क्योंकि 60 लोग, फिर मीडिया में कितने भयंकर चलेगा, ब्रेकिंग न्यूज दिन भर चलेगा, 60 लोग बह गए प्रशासन की लापरवाही से, पानी छोड़ दिया डैम का। यहाँ हो गया देवास में, वो जो रात दिन पैसा खाते रहते हैं और जिनका बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटा शरीर हो जाता है, एसी में बैठ कर भी चेहरे से पसीना चलता रहता है, ऐसे जो अधिकारी, उनको होश ही नहीं कि जिले में कहाँ क्या हो रहा है, होश ही नहीं है उनको, सिर्फ करोड़ों रुपए गिनने में लगे हुए हैं, पता ही नहीं है।
इसलिए भ्रष्ट ऑफिसर तो, इसीलिए तो यंग ऑफिसर को कलेक्टर बनाते हैं, 25-26 साल का, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, दौड़ के अभी भागेगा, अभी दौड़ेगा, दिमाग चलता है ये। पर वही सी सेट से फिर मंद बुद्धि आ गए। उनका संवेदनशीलता नहीं है, वो फिर पैसा गिनने लग गए, बैंक बैलेंस। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा, मैं क्या करूं, मेरा इंसान बार बार आ जाता है बाहर। टीचर प्रोफेशनल में बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं फिर आपको प्रैक्टिकल बताने लगता हूँ। चलिए, खैर कहीं एथिक्स के पेपर में काम आएगा, वहां तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो इंटरव्यू में जवाब देते बनेगा। सो लेक ऑफ डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज भी एक और प्रॉब्लम है, कॉज है। क्योंकि अगर डिसेबल है कोई, तो वो फिर वनरेबल हो जाएंगे। भागना होगा तो डिसेबल पर्सन कहां से भागेगा, वो नहीं भाग पाएगा। तो वनरेबिलिटी, डिसेबिलिटीज, लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वनरेबल, इसलिए आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा वनरेबिलिटी होती है, उस इलाके में जहाँ पॉपुलेशन डेंस, पॉपुलेशन हाईली डेंस पॉपुलेशन जहाँ होता है वहां ज्यादा वनरेबिलिटी होती है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑल्सो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, और सॉरी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, गैर नियोजित शहरीकरण, जिसका कोई नियोजन ही नहीं हुआ, प्लानिंग ही नहीं हुआ। प्रॉपर प्लानिंग से जो सिटीज बनती हैं उनमें दिक्कत कम आती है, ड्रेनेज काफी अच्छा होता है। तो अंग्रेजों को टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, उन्होंने नैनीताल बसाया, मसूरी बसाया, शिमला बसाया, और वहां कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बहुत सोच समझ करके, पचमढ़ी। तो उन्होंने जो जो टाउन प्लानिंग की है अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, बहुत जबरदस्त किया। आधुनिक भारत के निर्माता उनको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, हम लोग नहीं कर पाया। रेलवे भी वो जितना अच्छा बना गया, हमारे पुल तो अभी से ही बैठ जाते, हमारी ट्रेन तो अभी टूट जाए, उनका अभी भी चल रहा है 150 साल से, हमारा वाला तो 175 साल हो गए उनको, उनके बनाए हुए को, अभी भी सॉलिड है। हम्म। मुगलों के बनाए हुए लाल किले दोनों ही, जाके आगरा का लाल किला जाके देखो और दिल्ली का लाल किला के जाके देखो, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है फ्यूचर में। और आपका 20 साल पुराना मकान अभी ऐसा लगता है इधर से झूल रहा है, उधर से झूल रहा है, अभी के ठेकेदारों ने बनाया और आप ही ने खड़े रह के बनवाया, खुद के रहने के लिए बनाया। तो क्रिटिसाइज करना अंग्रेजों को और मुगलों को बहुत वो है, लेकिन 500 साल हो गए जिस बिल्डिंग को, ऐसा लगता है कि, और उन्होंने पत्थर का कलर तक ऐसा चुना है कि कलर करने की जरूरत ही नहीं है। न ताजमहल को कलर होता है, ना लाल किले को कलर होता है, एक वाइट बना रहता है, एक लाल बना रहता है, कोई मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस, 500 साल एज इट इज। गाली देना आसान है, बना के बताओ ना, कोई एक आध कुछ फालतू बातें करते हैं। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया, अभी ये जो पुराना संसद भवन ये बना रहेगा, ये नया जो बना है इसकी खबरें आएंगी अभी साल 2 साल बाद। ये जो नया संसद भवन बनाया मोदी जी ने, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद न्यूज आएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, लिख के ले लो। करप्शन, चोर आदमी कभी सही काम नहीं कर सकता, करप्शन, पैसा खाया है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता इस चीज का कि इंडियन आदमी अच्छा काम कर दे, कर ही नहीं सकता, खून में है उसके करप्शन, धोखेबाजी, चोरी, धोखा, खून में है, जीन्स में है। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए वंदे भारत ट्रेन टूटती है ना अभी, आग भी लग गई, आगे का हिस्सा भी टूट गया, भैंस से टकरा के भी टूट गए।
पुरानी ट्रेनें क्या होती है, जो ओरिजिनल ट्रेन होती है वो तो आके आगे ट्रक खड़ा हो चाहे कुछ भी हो सबको उड़ा देती है, वो थोड़ी टूटती हैं। अभी खबरें आएंगी सब, अब अभी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा बुजुर्ग होना पड़ेगा उसके लिए। आगे आएगी, समझ में आएगी। चलिए, तो इंडिकेटर्स ऑफ वनरेबिलिटी, क्या इंडिकेटर्स होते हैं वनरेबिलिटी के लिए? लोकेशन, लोकेशन वनरेबिलिटी की, कई सारी लोकेशन बहुत ज्यादा वनरेबल होती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड के लिए वनरेबिलिटी, हिमालयन जो रोड्स बनाए रहे, हाईवे, अब वो जो लोकेशन है, हाईवे की लोकेशन है, वो वनरेबल है, वहां एकदम से लैंडस्लाइड होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ज्योग्राफी, द स्टेटस ऑफ वीमेन, महिलाओं का जो परिस्थिति है वहां पर समाज में, वो भी वनरेबिलिटी की, उस समाज में महिलाओं के लिए क्या परिस्थिति है, स्टेटस कैसा है उनका। सोशल डिसेबिलिटी, सोशल डिसेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीजें सोशल डिसेबिलिटी, सोसाइटी ने उनको डिसेबल बना रखा है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, वही डेंसिटी और तमाम चीजें, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हेल्थ स्टेटस, अब हेल्थ स्टेटस आपने देखा होगा, वनरेबिलिटी, कोरोना को अगर डिजास्टर माने तो वनरेबल लोगों के लिए तो वो डिजास्टर था, बाकी लोगों के लिए तो वो हैजार्ड था, क्योंकि वो मिनी उसको वो कर गए, मिटिगेट कर लिया उन्होंने, मैनेज कर लिया। लेकिन जो हम बोलते थे ना कि कोमॉर्बिड जो थे, यानी जो डायबिटिक थे और जिनको पहले से ब्लड प्रेशर था, डायबिटिक थे, ऐसे लोग तो फिर हॉस्पिटल में जाते ही मर जाते थे, क्योंकि वो तो सहन ही नहीं कर पाते थे कोरोना के अटैक को। तो इसलिए हम बोलते थे उनको वनरेबल लोगों को पहले वैक्सीनेशन होगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वनरेबल को, वनरेबिलिटी के बेस पे। तो ये आएगा वनरेबिलिटी में, हेल्थ स्टेटस, यानी हेल्थ स्टेटस क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, यानी अफेक्टेड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, या फिर जो रेस्क्यू कर रही है उस कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, दोनों, दो तरह की कम्युनिटी है यहाँ पर, उसका कैसा है। कई बार जो है एनजीओ आ जाते हैं, कभी भी डिजास्टर आता है तो एनजीओ भी खूब काम करते हैं, आरएसएस, गायत्री परिवार, ऐसे संस्थाएं बहुत आगे पहुंचती है। कम्युनिटी हेल्प, सामुदायिक सहायता, ये लोग मदद करते हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, ये सब इंडिकेटर्स, लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन कैपेसिटी, ये वाली, विद इन कैपेसिटी एंड बियॉन्ड कैपेसिटी। सो व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या चीज है? क्षमता, हिंदी में बोलते हैं तो क्षमता। कैपेसिटी है द रिसोर्सेज
the resources, comma means, the resources, comma means, and strengths which enable the community to prevent, which enable the community to prevent, mitigate, prepare for, withstand, or quickly recover from a hazard, quickly recover from a hazard. जो उसको मदद करते हैं प्रिवेंट करने में, रिकवर करने में, आसानी से बाहर आ जाते हैं हेजार्ड से, उसको बोलते हैं कैपेसिटी। कोरोना के समय में जिन लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं थी, जो 1 महीने का राशन जमा करके नहीं रखे हुए थे, उनको माइग्रेशन करना पड़ा। मास माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम अर्बन टू रूरल, और करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल चले थे। वो कौन थे? वनरेबल, लोग थे। उनके लिए वो डिजास्टर था, क्योंकि वो कोप अप ही नहीं कर पाए। विद इन कैपेसिटी नहीं था, बियॉन्ड कैपेसिटी था। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो बाकी लोगों के लिए हैजार्ड था कोरोना, लेकिन वनरेबल लोगों के लिए क्या था? डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती तो कर सकती थी, मिसमैनेजमेंट। अगर मिसमैनेजमेंट का, अगर इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर लेना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को मिसमैनेज किया गया, वो है कोरोना क्राइसिस, कोविड क्राइसिस। बहुत ज्यादा मिसमैनेज किया गया। बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लोग इसको कर सकते थे, पॉलिटिशियंस के बजाय एक्सपर्ट को करने देना था। पॉलिटिशियंस बीच में आ गए, चीप पॉपुलैरिटी, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इतने 1 करोड़ लोगों की जान ले ली भारत में। पूरा मैनेज किया जा सकता था, उसको 100% मैनेज किया जा सकता था। जो 1 करोड़ लोग मरे, उस केवल 1 लाख लोग मरते, इससे ज्यादा नहीं मरते। ठीक है ना? और इतने इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होते, इतने दिन तक लॉकडाउन भी नहीं लगाना पड़ते, और इतना माइग्रेशन भी नहीं होता, जॉब लॉस भी नहीं होता। ठीक, तो कैपेसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, किस टाइप की कैपेसिटी होती है? फिजिकल, यानी किसी के पास बहुत बड़ा मकान है तो बाढ़ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिजिकल कैपेसिटी। सोशल कैपेसिटी, यानी उस जाति के बहुत लोग हैं, एक आदमी के घर में अगर कोई दिक्कत आई तो दूसरे ने उसको रोक लिया अपने घर में, सोशल कैपेसिटी। इंटरेक्शंस बहुत अच्छे हैं, सोशल इंटरेक्शंस, और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी टाइप का, तो वहां बहुत अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक कैपेसिटी, गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है, तो जो बड़े कंट्री है, पूंजी, और जो खास करके जिनको कहते हैं बिग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, अमीर देश है, तो अमीर देशों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। वो बहुत जल्दी कर भी लेते हैं, बहुत जल्दी नया देश बना लेते हैं, फिर से खड़ा कर लेते हैं। भूकंप आता है, भूकंप के बाद बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। जैसे लातूर में भूकंप आया,
या ओडिशा में चक्रवात आएगा तो वापस खड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन गुजरात में आएगा तो एकदम से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में पैसा है। तो भुज में भूकंप आया तो भुज को फिर से बनाना बहुत आसान था। उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को भी जाता है और वहां की जनता के पैसे को भी जाता है, दोनों। बहुत जल्दी खड़ा हो गया, 6 महीने में भुज खड़ा हो गया। और उसको खड़ा करने के लिए ही अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था 2002 में, 2001 में। 26 जनवरी के दिन सुबह भूकंप आया था 9 बजे। 26 जनवरी का दिन था, सुबह 9 बजे। बच्चे रैली में जाते हैं इसलिए बच गए। संडे तो था शायद, बट 26 जनवरी थी। ठीक है, नहीं तो सोए रहते सब घर में, तो ज्यादा बच्चे मरते। तो नेचर बड़ा सोच समझ के दिन चुनती है। मैं अपनी क्लास ले रहा था, यानी कि जो झंडा वंडा वंदन होता है उसके बाद की। तो मेरे सामने जो दीवार घड़ी लगी थी वो ऐसे लुढ़क गई, तो मैं समझा कुछ, मैं कही कुछ 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 गड़बड़ है, क्योंकि सामने थी मेरे, मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही क्लास। तो पूरा ऐसे हो गई थी। 2001। उसके शायद 10-15 दिन बाद ही मोदी को भेजा गया था मुख्यमंत्री बना के। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा गुजरात को फिर से खड़ा करना है, हालत बहुत खराब है, तुम ही कर सकते हो। ये वॉलेंटियर थे आरएसएस के, इन्होंने कभी नेता बनने के बारे में सोचा नहीं था, एमएलए भी नहीं थे, पार्षद भी नहीं थे, केवल वर्कर थे। केवल आडवाणी के ड्राइवर के तौर पे काम करना, या फिर कहीं काम पे भेज देते थे, तो इमरजेंसी वॉलेंटियर थे। यानी किसी भी कोई भी काम कहीं पे भी खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो इनको कहो कि वहां चले जाओ महीने भर के लिए, तो ये ठीक करके आ जाते थे। इस टाइप के थे, रिजर्व फोर्स, रिजर्व फोर्स में से थे। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि अभी जो मुख्यमंत्री है वो नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज चले जाइए। तो ये बनने को तैयार नहीं थे, इनको बनाया गया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी के, पॉजिटिव अचीवमेंट्स में से एक ये बड़ा अचीवमेंट, अर्थक्वेक से रिकवरी, भुज। बट वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी। उन लोगों की कैपेसिटी बहुत है पैसा देने की, खड़ा करने की। वो बोलेंगे चलो आपको, मकान कितने का था आपका? साहब हमारा मकान तो 50 लाख का था, सरकार 10 लाख रुपए देगी। जैसे टॉयलेट में 10,000 दिए तो 10,000 में टॉयलेट थोड़ी बनता है, वो बनता नहीं शौचालय, वो तो बनता तो 60-70 हजार में, 80 हजार में। तो 10,000 सरकार देती है, तो उनको लगता है 10,000 आए हैं, इसको यूज करना पड़ेगा, टॉयलेट खड़ा है, तो आदमी अपना भी लगा देता है रिसोर्सेज। तो ऐसा करके गुजरात को खड़ा किया गया। कैपेसिटी बहुत जरूरी, एग्जाम्पल समझ में आ गया। और अब लिखिए कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसे होती है? कैपेसिटी डेवलपमेंट, टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी बाय ट्रेनिंग, एजुकेशन, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च होगी, डेवलपमेंट की चीजें होंगी, मिटिगेशन रिसर्च जितनी ज्यादा होंगी, मिटिगेट कैसे करेंगे, उतना ज्यादा कैपेसिटी डेवलप होगी। सो कैपेसिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट, रिस्क। रिस्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। रिस्क क्या है? इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस। ऐसा लिखिए, इट इज द मेजर ऑफ expected losses
or the probability of harmful consequences. It is the measure of expected losses or the probability of harmful consequences resulting from interactions of hazards, interactions of hazards and vulnerability conditions conditions. तो वहां से हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को पहचानना, यानी कि जो हानिकारक परिणाम है जो होने वाले हैं उनको पहचानना, उनकी प्रोबेबिलिटी को, उनकी संभावनाओं को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहचानना, उसको मापना। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट तो नहीं कह सकते, रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट पे ही अगर काफी रिसर्च हो जाए तो उसी हिसाब से प्रिपेयर्डनेस हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है ना, मैनेज किया जा सकता है ना। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारे टर्म्स आपको देने हैं: कैपेसिटी, रिस्क, वनरेबिलिटी, हैजार्ड, डिजास्टर, कम्युनिटी। ठीक है, कॉजेज, फैक्टर्स, इंडिकेटर्स, इम्पैक्ट। अब ये मैंने करीब जो 10-12 अभी टर्म्स बोली ना, ये नाम बताए, ये जब आप उसमें लिखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आंसर में, तो फिर आप पढ़े लिखे लगोगे। इसके अलावा आप कितना भी अच्छा सुझाव दे दो, वो मनगढ़ंत होगा और उसको वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक शशि थरूर है, एक नरेंद्र मोदी है। अगर आप अपने मन से लिखते हो तो नरेंद्र मोदी। और अगर आप ऐसे, मैं जो बता रहा हूं ऐसे लिखते हो तो शशि थरूर। तो एग्जाम यूपीएससी अभी नरेंद्र मोदी को नहीं मानता, देश की जनता ने स्वीकार किया है। अभी अनुभव बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी का, नियत बहुत अच्छी है, लेकिन तकनीक ठीक नहीं है, टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी है वो ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके नहीं है। ठीक है, और देश के 90% लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके जैसे हैं। सीधी सी बात। वो राजनीति में संभव है क्योंकि वो बाय इलेक्शन है, आपका बाय सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन में अभी वही चलेगा, शशि थरूर स्टाइल। वही मैं बता रहा हूँ आप। अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पे खड़ा होकर के सब लेक्चर दे और मैंने जो अभी तक बताया इसी को फ्लो में बता दे तो क्या, तो क्या नॉलेज है। और वहां उसने भुज को वाकई में खड़ा कर दिया, वो आदमी नहीं कर पाएगा ऐसा लेक्चर देने वाला, वो नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर है, तो जो मोदी जो है वो प्रैक्टिकल है, बाकी लोग थ्योरी हैं। बट ठीक है, राजनीति में हो गया क्योंकि वहां वोट वोट देना होता है तो लोगों ने चुन लिया उनको जो पसंद है, लेकिन यूपीएससी नहीं चुनता है। ठीक है, तो आप लोग कहीं उधर ना प्रभावित हो जाओ, इसलिए मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो रिस्क, तो रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हैजार्ड directly proportional to the hazard, risk directly proportional to the hazard, यानी कि साइज ऑफ हैजार्ड पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एज वेल एज कैपेसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी।
यानी कि वो दोनों पे डिपेंड करता है, वनरेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ हैजार्ड पे भी डिपेंड करता है, और लास्ट में क्या बताया, कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। कैपेसिटी, वनरेबिलिटी और साइज ऑफ हैजार्ड। तो कैपेसिटी और इनके लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिस्क, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा साइज है हैजार्ड की, उतनी ज्यादा रिस्क है। लेकिन कैपेसिटी ज्यादा है तो रिस्क कम है। ठीक है। आइए अब देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तीन स्टेज हमेशा याद रखिएगा, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये बना लीजिए, ये एग्जाम में बनाना है आपको, फिर मैं बताता हूँ आपको।
तो अब तो क्लियर ही हो गया होगा क्या करना होता है। प्री डिजास्टर मिटिगेशन, प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस, ये प्री डिजास्टर है। मिटिगेशन, प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर आपको ज्यादा कुछ नहीं है, रेस्पॉन्ड करना होता है बस। क्योंकि उस समय तो और क्या कर पाएंगे, रेस्पॉन्ड करना है, क्विक रेस्पॉन्ड। बस ये है कि उसमें क्विक होगा, स्किल्ड होगा तो जल्दी हो जाएगा। अगर वेल इक्विप्ड होगा तो रेस्पॉन्ड कैसा, रेस्पॉन्स कैसा, किस टाइप का रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। डिले होगा तो कैजुअलिटी ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा, लॉसेस ज्यादा होंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी जेसीबी और आधुनिक मशीनें हैं तो भूकंप के बाद में आप जो मकान मकान ढह गए हैं उनको बहुत आसानी से उठा सकते हो, तो अंदर जिंदा लोग हो सकते हैं तो उनको निकाल सकते हो। वेल इक्विप्ड नहीं हो, वेल स्किल्ड नहीं हो, आपके एनडीआरएफ और तमाम लोग जो हैं, अगर वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो रेस्पॉन्स में विल पावर भी होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन भी मायने रखती है, सोशल भी मायने रखता है, वही सारे चीजें जो बताइए। और सबसे ज्यादा तो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक होता तो वो तो सहायता के लिए लोग भी बुला लेता है। अब हमारे यहाँ के जो, यूं समझ लीजिए 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं। 1 लाख डॉक्टर होंगे अमेरिका और ब्रिटेन में सब करके, 1 लाख। अब 1 लाख डॉक्टर हमने बना करके, एक गरीब देश ने सब्सिडी में बना करके, सब्सिडाइज यानी जिस डिग्री को पास करने के लिए अमेरिका में 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, भारत की गरीब जनता ने टैक्स दे करके उनको मात्र 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में वो डिग्री दिलवा दी। यानी उस बच्चे के तो 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं हुए, उस पर कम से कम 10 करोड़ खर्च होते हैं अमेरिका में। और वो नौकरी करने कहाँ चला गया, अमेरिका। मतलब भारत के लोग, गरीब लोग इलाज करा रहे हैं, किनका, अमेरिका के लोगों का। ठीक है। इसके अगर इतने सारे लोग सारे हमारे यहाँ हो तो इलाज और सस्ता हो सकता है गवर्नमेंट में। और ज्यादा डॉक्टर जो गाँव में नहीं है वहां पे भी डॉक्टर पहुंच सकते हैं। प्रति व्यक्ति डॉक्टर तो बढ़ जाएंगे ना। मतलब 100 लोग, अभी हम बोलते हैं 1,000 लोगों पे या 2,000 लोगों पे, तो डॉक्टर्स की संख्या तो बढ़ जाएगी। पर हाँ, स्वतंत्रता है, नागरिक है, स्वतंत्र है, कहीं पे भी जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये अधिकार दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है। क्लियर। इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते। रिजर्वेशन पे ध्यान जाता है। ये बताओ कि 1 लाख लोगों में रिजर्व क्लास के लोग कितने होंगे और अपर कास्ट के कितने होंगे। तो जो 10% हैं अपर कास्ट इस देश में, उसके 99% लोग उन 1 लाख लोगों में, 99%। क्या ये देशभक्ति है। आया समझ। इसलिए अवसर मिलता है तो टैक्स चोरी भी करता है, करप्शन भी करता है, देश छोड़ के भागता भी है, विदेशों में नौकरी भी करता है, सब कुछ करता है आदमी जिसको मौका मिलता है। वो तो भला रिजर्वेशन का है कि रिजर्व क्लास का आदमी, नौकरी में भी रिजर्वेशन है तो यहीं पे गांव में उसकी नौकरी लगती है। तो एससी एसटी के डॉक्टर ज्यादातर यहीं पे हैं, भारत में ही। ठीक है, यहीं पे हैं क्योंकि उनको नौकरी भी मिल जाती है। नर्सिंग होम तो वो नहीं बना पाते, प्राइवेट नर्सिंग होम उनके हैं नहीं। तो सरकारी नौकरियों में रूरल एरिया में आपको सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के डॉक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो भारत में कौन रहेगा। ये बुरी स्थिति है। हाँ,
जो है पैसा है ना, लाइफ स्टाइल है, पैसा है, जो हमने बताया अभी 8 पृथ्वी की जरूरत पड़ती है, ऐसा लाइफ स्टाइल है। तो प्री डिजास्टर, डिजास्टर क्या, क्विक रिस्पॉन्स, एंड पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। अब चूंकि रिकवरी करनी है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो लिख लीजिए रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर। तो ये था इंट्रोडक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इनिशिएटिव्स टेकन इन इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट है और ये सब है, तो उससे पहले लिख लीजिए कुछ चीजें, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए थोड़ा सा। एक तो हमेशा जापान की तारीफ करिएगा कि जापान इज कंट्री दैट इज पायोनियर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जापान अग्रदूत है किसका, आपदा प्रबंधन का। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो जिसने सबसे पहले आपदा प्रबंधन पर काम किया है, जापान। इसलिए मैंने जापान का आपको बताया था कि जापान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनमें सबसे सेफ जो होता है जापान में, वो होता है स्कूल बिल्डिंग, सबसे ज्यादा रिलायबल। इसलिए जिस किसी को भी मौका मिलता है, भूकंप आए दिन आते रहते हैं, बिल्कुल हंगामा नहीं मचता। जैसे क्लास चल रही है, तो क्लास चलते चलते टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चे तुरंत टेबल के नीचे चले जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते टीचर भी टेबल के नीचे बैठ जाता है। कोई इधर उधर भागता नहीं है, क्योंकि वहां कॉमन है, भूकंप अर्थक्वेक आता ही रहता है और क्लास के दौरान आता रहता है, तो उसमें हंगामा नहीं करना है। और रोड, हमारे यहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं सब जाके, थोड़ी सी हलचल मचती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मकान हम ही ने बनवाया। अंग्रेज बना के नहीं गए, मुगलों ने नहीं बनाया। ठीक है, इसलिए तुरंत रोड पे जाते हैं। जापान के लोगों को पता है कि हम ही ने बनाया है, इसलिए टेबल के नीचे चले जाना है, रोड पे नहीं जाना। और खास करके स्कूल्स, इसलिए जिस किसी को मौका मिलता है वो स्कूल में चला जाता है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को पता है कि स्कूल सबसे सेफ जगह है। भारत का आदमी कभी स्कूल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सबसे बुरी कंडीशन में है, क्योंकि उसमें ठेकेदार से लेकर के पॉलिटिशियन ने सबने पैसा खाया है। राष्ट्रभक्ति, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, ये है पेट्रियोटिज्म। संसद भवन में भूकंप आएगा तो पुराने संसद भवन में घुसेंगे, न कि नए वाले में। सबसे पहले बीजेपी के सांसद उसमें घुसेंगे, पुराने वाले, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं अपनी कम्युनिटी को। हम्म। मुसलमान जानते थे ना, पितृहंता थे बहुत सारे मुसलमान। और ये जैसे किसी के पिता ने बहुत ही षड्यंत्र करके प्रॉपर्टी बनाई, अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो उसका लड़का सबसे पहले उसके पिता को ही निपटाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसने पूरी जिंदगी मेरे साथ मिलकर के जो कॉन्स्पिरेसी की है मेरे साथ करेगा। वो सबसे पहले उसी को निपटाता है। फिल्मों में भी देखा होगा आप।
है ना। बहुत जबरदस्त है, करप्शन से सीधा जुड़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में करप्शन का एक चैप्टर अलग से आना चाहिए, पर वो मेरा स्टाइल हो जाएगा, यूपीएससी का नहीं। तो जापान, तो जापान की तो जितने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जापान के बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा। और वहाँ के लोग इस मामले में कतई कतई कोई करप्शन नहीं है, इस मामले में कोई करप्शन नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसीलिए वो ऐसी खतरनाक जगह पर इतना वनरेबल होने के बावजूद भी, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा वनरेबल है लोकेशन के हिसाब से, बट वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैपेबल है वो इन सब से निपटने में। तो इन 1994 फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट योकोहामा। 1994 में पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस योकोहामा में हुई थी। इन उसमें भारत गया था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, भारत ने पार्टिसिपेट किया था। इन 1999 इन ओडिशा, इन 1999 इन ओडिशा सुपर साइक्लोन we saw a super cyclone, सुपर साइक्लोन आया था, causing damage to property and loss to lives, causing damage to property and loss to lives, loss of lives. But even then, there was no mechanism to deal with the disaster. हमने कुछ भी नहीं किया। यस, पहली बार आया। यस, तो 99 में सुपर साइक्लोन में बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद भी ओडिशा के लिए बहुत सारे लोगों ने गली गली से कपड़े इकट्ठे करके भेजे थे, कैंपेन चला था, अलग अलग एनजीओ जाते थे और ओडिशा के लिए कपड़े और सामग्री, राहत सामग्री, सो कम्युनिटी हेल्प के लिए को लोगों ने बहुत मदद की थी, बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। ए हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड a high powered committee constituted by the government recommended some constitutional and legal frameworks। उस समय में ओडिशा के बाद में लीगल फ्रेमवर्क के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए, टू डील विद डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, टू डील विद। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य गवर्नमेंट को अनुशंसा देना था कि कौन कौन से संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क यानी प्रावधान किए जाएं। देन 2001 भुज अर्थक्वेक, देन भुज अर्थक्वेक 2001। पूरा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। Was one of the most disastrous earthquake, most disastrous earthquake following that। अब चूंकि ये इतना भयानक आ ही चुका था, इतना बड़ा विध्वंसकारी भूकंप था, तो परिणाम स्वरूप फॉलोइंग दैट ए डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन वाज क्रिएटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन एक विभाग बना,
आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन वाज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मिनिस्ट्री में ये डिवीजन आता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दैट टाइम लाल कृष्ण आडवाणी वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब पहले वाले में तो हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जो केवल रिकमेंडेशन देगी। ओडिशा के बाद, सुपर साइक्लोन के बाद, भुज के भूकंप के बाद में हमने एक डिवीजन बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन। एंड आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004, ठीक है, नेक्स्ट, देन द 2004 सुनामी। तो जब तक आपदा नहीं आती, आग लगती तभी हम कुआं खोदते हैं। उसके लिए आग लगना बहुत जरूरी है। The tsunami 2004 led to the National Disaster Management Act in 2005. Led to the National Disaster Management Act in 2005, which changed the orientation of disaster management in India. The orientation of disaster management in India from reactive to proactive. पहले हम रिएक्टिव तो होते थे, हम प्रोएक्टिव में बदले। By the way, who was the Prime Minister of in 2005? Yes, Manmohan Singh. We changed the orientation of disaster management in India from reactive to proactive, leading to a proper setup of disaster management mechanism in India. डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, बकायदा मैनेजमेंट आ गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। I think P. Chidambaram was home minister that time. P. Chidambaram. So establishment of 3 levels of authority after 2005. Establishment of 3 level of authority: NDMA, SDMA, DDMA. NDMA 2005, SDMA and DDMA. एनडीएम पॉलिसी फिर आई 2009 में, एनडीएम पॉलिसी यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 एंड 2019 अगेन। कौन कौन सा डिजास्टर कौन कौन एजेंसीज डील करता है? सो साइक्लोन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सुनामी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज एजेंसीज, डीलिंग एजेंसीज, फ्लड्स सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, एंड लैंडस्लाइड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से
कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एवलांश जितने आते हैं, माउंटेन स्नो एंड एवलांश स्टडी एस्टेब्लिशमेंट एंड हीट एंड कोल्ड वेव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसलिए यही लोग चेतावनी जारी करेंगे, यही मैनेजमेंट के एडवाइजरी जारी करेंगे, नोटिफिकेशंस, है ना, गाइडलाइंस। इनका काम होता है गाइडलाइंस देना, नोटिफिकेशन देना, रिकमेंडेशन देना, और प्रोग्राम बनाना, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीजें, रिपोर्ट देना, लॉस रिपोर्ट देना, रिकवरी का टाइम बताना, ये सारे बहुत सारे काम हैं। तो ये एजेंसीज हैं, रिलाय कर सकते हैं इनके ऊपर। और जैसे दरअसल हमारे देश का मीडिया जो है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, इन्हीं के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, उन्हीं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी को ऑथोराइज स्टेटमेंट माना जाता है गवर्नमेंट का। तो दीज आर गवर्नमेंट एजेंसीज। वो सुपर साइक्लोन साइक्लोन ये हम लोग ज्योग्राफी में समझेंगे, ठीक है ना, यहाँ नहीं है। तो वो हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो कब उसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन, तो वो हम ज्योग्राफी के सिलेबस में कवर करें। ठीक है, चलिए। लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद में, अब देखिए, अब स्टेट लेवल पे आप आएंगे तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डीएम सेल है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, जो नोडल मिनिस्ट्री है, एमएचए, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएम है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सब जगह पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का, एनडीएम है, एसडीएम है, डीडीएम है, तो तीनों लेवल पर है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट्स को यूज करता है, उनके रिसोर्सेज को और उनके मैन पावर को। एसडीएमए के पास में एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी है, चीफ सेक्रेटरी, उसको होम सेक्रेटरी करता है चेयर। उसका चेयरपर्सन कौन है? होम सेक्रेटरी। इसका है चीफ सेक्रेटरी। जो स्टेट लेवल पे जो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव, वो इसको चेयर करता है। चेयर मीन्स उसकी अध्यक्षता करता है, उसका अध्यक्ष होता है। उसका अध्यक्ष होम सेक्रेटरी है, क्योंकि होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसलिए। तो कभी कभी ये सवाल आ जाएंगे कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये ढांचा बना, फ्रेमवर्क, जो काम करता है। उसके बाद समय समय पे प्लान आते रहते हैं। अब ये चूंकि ग्राउंड लेवल तक, क्योंकि कहीं डिजास्टर होता है, भूकंप आता है, तो गांव गांव तक सहायता पहुंचानी है, तो बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल तरीका होना चाहिए। नहीं तो संगठित तरीका नहीं होगा तो फिर क्या होगा ना, कि अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे? ठीक है, टारगेट कैसे दोगे? मीटिंग बुलाओगे तो किसकी बुलाओगे? काम किसको सौंपोगे? डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा? और वो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर करप्शन हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। किसी गांव में अभी तक अगर पानी नहीं पहुंचा है, खाना नहीं पहुंचा है, दवाइयां नहीं पहुंची है, तो आप किसे जिम्मेदार मानोगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत जरूरी है ना, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड के लिए बहुत जरूरी है, और पावर डेलीगेशन के लिए भी। हम्म।
तो ये लिख लीजिए, इंडिया लेवल पे क्या काम हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में। कभी पूछेंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया है, इसका ब्यौरा दीजिए, तो ये सिलसिलेवार रटा हुआ होगा तो आप लिख दोगे और मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ वो तो। हम्म। ठीक है। तो ये चीजें हुई। एग्जीक्यूटिव कमेटी लिखा है मैंने, एग्जीक्यूटिव कमेटी। देर आर एग्जीक्यूटिव कमिटीज। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, नेशनल लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर लिखिए नेक्स्ट, ए डेडिकेटेड फोर्स, ए डेडिकेटेड फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, बिफोर 2005 देयर वाज नो फोर्स, नो सच फोर्स, ऐसी कोई फोर्स ही नहीं थी। 2005 में एक फोर्स आई, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। They are made up of battalions from CAPF. They are made up of battalions from CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो होती है उसके साथ ये एक बटालियन बनाते हैं। Who come up on deputation on NDRF, और वहां से उनको एनडीआरएफ में डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति दी जाती है। डेप्यूटेशन मीन्स प्रतिनियुक्ति, वहां से प्रतिनियुक्ति पे वो एनडीआरएफ में आते हैं।
So made up of battalion, they are made up of battalions from CAPF who come up on deputation on NDRF. Deputation on NDRF. It also provided an institute जो 2005 का एक्ट है वहां से एक इंस्टीट्यूट भी बना, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM। तो नेशनल NDMA के बारे में थोड़ा लिखिए जरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। It is the first apex body that deals with disaster management in India. ये पहली एक ऐसा निकाय है, मुख्य निकाय है जो डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। The body is responsible for policy. The body is responsible for policy, plans, and guidelines for disaster management. तो ये नीति, योजना और आवश्यक दिशा निर्देश बनाता है, आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है। स्टेट लेवल पर उसकी खुद की पॉलिसी, प्लान और गाइडलाइन होती है। राज्य स्तर पर उसकी स्वयं की गाइडलाइन, प्लान और पॉलिसी होती है, परंतु वह नेशनल लेवल की पॉलिसी के साथ सहसंबद्ध होती है। एंड गाइडलाइंस, बट इट शुड बी इन कोहेरेंस विद नेशनल वंस। इट शुड बी कोहेरेंस विद नेशनल वंस। कोहेरेंटली, सहसंबंधित होती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट कैन मेक्स इट्स ओन प्लान, खुद का प्लान होता है, बट इंटीग्रेटेड विद द नेशनल एंड स्टेट लेवल प्लान्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल का खुद का भी प्लान होता है, बट वो नेशनल और स्टेट लेवल के प्लान्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है। अब मेजर रोल जो होता है वो नेशनल एंड स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट का ही होता है। नेशनल और स्टेट लेवल का ही मेन होता है। नेशनल और स्टेट लेवल का क्यों रखा? क्योंकि स्टेट में क्या है कि जैसे कोस्टल स्टेट है, तो कोस्टल स्टेट को तो वेटेज देना पड़ेगा ना, उसका खुद का ही बनाएगा, वो खुद बनाएगा। ओडिशा अपना बनाया, तमिलनाडु अपना बनाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश वाला या इंडिया लेवल का जो प्लान है वो तो आप ओडिशा और गुजरात पे नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तो सबके डिजास्टर के अलग अलग वनरेबिलिटी अलग अलग है ना। तो वो जैसे लैंडस्लाइड वाला तो आपको वहां ज्यादा मिलेगा, हिमालयन वाला ये है। ड्राउट वाला राजस्थान में ज्यादा रहेगा। तो इसलिए वो स्टेट लेवल की पॉलिसी को तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का थोड़ा सा उसके साथ मैच करता हुआ होता है। टू असिस्ट देम, इनकी सहायता के लिए
नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटीज एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटीज एंड स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी are set to coordinate and oversee the implementation headed by bureaucrats. The implementation headed by bureaucrats. तो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। देयर इज नो एग्जीक्यूटिव बॉडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नहीं होता, ऐसी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती, उनको तो गाइडलाइंस फॉलो ही करना है। कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के ऊपर जो एक कैबिनेट कमेटी बनी हुई है, नॉट अंडर एनडीएमए, एनडीएमए में नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री की प्रमुखता में होती है। इट इज responsible for the evaluation of disaster management from a security perspective। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर बॉर्डर एरिया में है या फिर नक्सल अफेक्टेड में है या नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी वाले में है, जो हमने सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो जो सिक्योरिटी थ्रेटन इलाका है या वहां पर जो आप कंसर्न है, जहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ऐसी जगह पर अगर डिजास्टर है तो ये कमेटी वहां पर उसको इवेल्युएट करेगी, यानी कि उसका कामकाज देखेगी डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्योंकि वहां सिक्योरिटी थ्रेट भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट, एनडीएमए एडवाइजरी कमेटी, एनडीएमए एडवाइजरी कमेटी इज जस्ट एन एडवाइजरी कमेटी। ये केवल एक सलाहकारी समिति है। एनडीएमए की सलाहकारी समिति एक सलाहकारी समिति है जो केवल सलाह देती है। इट इज ए 15 मेंबर कमेटी, 15 सदस्यीय समिति है, कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिसर्चर्स, एकेडेमिया, स्कॉलर्स यानी कि पढ़े लिखे लोग, एकेडेमिया शिक्षाविद जिनको कहते हैं सामान्य भाषा में, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, but the recommendation is not binding, पर इनकी जो अनुशंसाएं होती है उससे उनको मानना जरूरी नहीं है। वैसे भी कमेटी जितनी भी हैं उनकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं उसको मानना जरूरी नहीं होता है, गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट कराती है या नहीं कराती, सिर्फ उनसे सलाह ली जाती है। ठीक है ना, सलाह को मानना नहीं मानना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डेवलप्ड द प्रोविजन ऑफ ए फंडिंग मैकेनिज्म। ये जो एनडीएमए है एक्ट है, इसमें फंडिंग मैकेनिज्म भी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड कहां से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंस।
फंडिंग। द एनडीएमए प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ फंड्स, टू टाइप्स ऑफ फंड्स, वन फॉर मिटिगेशन वर्क्स, एक फंड तो मिटिगेशन के लिए होता है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी होता है, एसडीएमएफ। एंड सेकंड फॉर रेस्पॉन्स वर्क, रेस्पॉन्ड कैसे करना है, रेस्पॉन्स वर्क्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड which was funded through national calamity contingency duty, which was funded through national calamity contingency duty, NCCD, NCCD. And state disaster response fund, state disaster response fund, where states have been asked to raise fund themselves, स्टेट से अपना फंड रेज करने के लिए कहा जाता है। आप अपना अपना देख लो, वैक्सीन में भी यही हुआ था। So the government did not establish a mitigation fund. The government did not establish a mitigation fund, justifying that there is mitigation for each disaster separately. There is mitigation of these disasters separately. अलग अलग डिजास्टर के लिए अलग अलग होना चाहिए ना मिटिगेशन फंड, बट ऐसा नहीं इस्टेब्लिश हुआ है। इसलिए पहले जो था ना पीएम रिलीफ फंड, उसको अभी केवल कोविड डिजास्टर के लिए, कोरोना के लिए पीएम केयर फंड, वो केवल कोरोना के लिए, स्पेसिफिक कोरोना के लिए था पीएम केयर फंड। और मैंने कहा केयर वर्ड मदर केयर से लिया, मदर केयर करती है ना वैसे केयर, इसलिए केयर अलग, रिलीफ और केयर में वो डिफरेंस था। ठीक है, तो इमोशनल लेवल पे मोदी सरकार बहुत आगे है। अभी यही विपक्षी दलों को मौका मिला था, लेकिन वो भारत भी बना सकते थे एक्रोनिम, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इंडिया बना करके फिर इमोशनल लेवल पे वो पिछड़ गए। उनके हाथ में था बनाना, उनको कोई रोक तो नहीं रहा, भारत बना देते तो कोई नहीं रोकता। इंग्लिश में भारत बना, मोदी बनाते वो हिंदी का बनाते हैं, हमेशा हिंदी का बनाते हैं, ममता, महिमा, फलाना, ऐसा कुछ नाम रखते हैं ना। ये इंग्लिश में भी बनाया तो केयर, ऐसा लगता है जैसे काफी इमोशनल है केयर वर्ड। यहाँ इंडिया बना, उनके पास दो ऑप्शन थे, विपक्षी दलों को भारत बोलने से कोई रोक नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं, अब भाई आप इंडिया बना सकते हो, फिर भारत भी बना सकते हो, पर वो चूक गए। तो उनको, उनके पता नहीं सलाहकार कौन है। वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रॉयर है। खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, उनको मालूम है ये क्रिटिसाइज होगा, क्रिटिसाइज होगा, और वो बोल रहे हैं अब देखते हैं हम एनडीए वाले या बीजेपी वाले इंडिया के खिलाफ कैसे जाते हैं। भाई वो भारत बोल देंगे,
कितना आसान है, मतलब तुम क्या पागल आदमी हो। हम्म? घर के बाहर आपको गोली लग सकती है, आप घर के पीछे जाकर खड़े हो गए, आप कैसे मारेंगे? अरे घर के अंदर घुसो ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं हो सकता उनका। उन्होंने तय किया हुआ है कि मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास से ही यात्रा निकलेगी उनकी। ठीक है ना? उन्होंने खुद नहीं तय किया हुआ है, तो कुछ हो ही नहीं सकता उसका। 2024 में उनका रथ शायद ही रुके, मुश्किल है। ठीक है, अच्छा भी है। सब एक जैसे ही हैं अपने लिए तो। क्या था? हाँ, इन रिसेंट टाइम्स, अभी अभी हाल ही में जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके कुछ अलग रिकमेंडेशन है इस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इन रिसेंट टाइम्स we have had some recommendations from the 15th finance commission. We have some recommendations from the 15th finance commission. पहली रिकमेंडेशन, establishment of mitigation fund at both level. मिटिगेशन फंड भी होना चाहिए दोनों लेवल पे, एट बोथ लेवल। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड विच विल हैव बोथ कंपोनेंट्स ऑफ मिटिगेशन एंड रेस्पॉन्स। तो ये दोनों मिटिगेशन में और रेस्पॉन्स में, दोनों में काम करेगा। तो अभी आपको मिटिगेशन बताई दिया था, ठीक वैसे ही रेस्पॉन्स में भी काम करेगा। एंड वेदर द फंड विल बी 80% फॉर रेस्पॉन्स एंड 20% फॉर मिटिगेशन। 80% फॉर रेस्पॉन्स एंड 20% ऑफ फॉर मिटिगेशन। अगर इसको उल्टा कर दें तो ऐसा नहीं कि हो सकता है रेस्पॉन्स की जरूरत ना पड़े, आप मिटिगेशन ही प्रॉपर कर लो। रोड सेफ्टी एंड एम्बुलेंस, रेस्पॉन्स इज एम्बुलेंस, रोड सेफ्टी इज मिटिगेशन। तो अगर रोड सेफ्टी पे 80% लगाते हैं तो हो सकता है एम्बुलेंस की जरूरत कम पड़े। 20% से कम नहीं, एम्बुलेंस ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम 20% ही रोड सेफ्टी में लगाएंगे। तो एम्बुलेंस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। पहले से वेल प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर। ये भी एक प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है। अच्छी, बहुत बढ़िया। या फिर स्पीड ब्रेकर इतने अच्छे रखेंगे कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है प्रिपेयर्डनेस, रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस जो है। स्पीड, उतने लोग एक्सीडेंट से नहीं मर रहे जितने स्पीड ब्रेकर की वजह से मर रहे हैं। तो रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस। पढ़ा लिखा आदमी होना बहुत जरूरी है। हम्म। These funds should be used for local level and community based interventions. These funds should be used for local level and community based interventions. तो पहली रिकमेंडेशन तो ये है। दूसरी रिकमेंडेशन, सेकंड, finance commission also recommended finance commission also recommended providing for budgetary allocation, providing for budgetary allocation for national fund, for national fund in addition to NCCD,
इन एडिशन टू एनसीसीडी, एनसीसीडी ऊपर बताया था आपको, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी बताया था ना, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी, एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्टेट फंडिंग बाय द सेंटर, state funding by the center as well, 75:25, 75-25 का अनुपात है। अब इसमें यह नहीं है कि सेंटर 75 देगा 25 देगा, पता नहीं, लेकिन 75-25। एंड फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट 90:10, यानी वही सेंटर ही देगा 90, हाँ 10, 90-10 का अनुपात है। 90% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में क्या है कि वनरेबिलिटी ज्यादा है, तो वहाँ पैसा लगेगा भी ज्यादा और बार बार लगेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट तो इसी में ही लग जाएगी पूरी पूरी, तो इसलिए सेंटर का पैसा ज्यादा लगेगा। तो पीएम रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड वर्ड नहीं था, पीएम केयर्स और पीएम रिलीफ फंड, ये दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग रेफर कर सकते हैं इसको। इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू नॉट फंडेड। ये जो पीएम केयर्स है और पीएम रिलीफ फंड है, ये गवर्नमेंट मैनेज करती है, न कि फंडिंग होती है, फंडिंग नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि ये जब होता है तो इसका मतलब है फंडिंग जब होगी ना, तो फिर उसका तो बजट में एलोकेशन लेना पड़ेगा, तो बजटरी एलोकेशन इसका नहीं होगा, ये ओनली मैनेज होगा, गवर्नमेंट की ड्यूटी में आता है ये सब। तो इंडिया लेवल की तैयारी पूरी समझ में आ गई, कंप्लीट, कि भारत ने क्या क्या तैयारी कर रखी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्लियर। अब क्रिटिसिज्म में आ जाइए, क्या आलोचना होती है, हमने तो पहले ही कर दी साथ साथ करते गए, अब यहाँ क्रिटिसिज्म अलग से, यहाँ गाली देने वाला सेक्शन बाद में, हम बीच बीच में ही दे देते हैं। क्रिटिसिज्म, द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय डिफरेंट एजेंसीज, द एक्टिविटीज to be undertaken by different agencies are too generic and lack an exact time frame। उनमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, समय सीमा का निर्धारण नहीं है, कब तक करना है, जबकि टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए। अब इन सारे उसमें नो मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है। पब्लिक फीडबैक ही हो जाए जरा, कंपनी लेती ना, जैसे क्या आप कितने स्टार देंगे, कितना मार्क्स देंगे, कोई वैल्यूएशन नहीं है, पब्लिक से तो खैर पूछते ही नहीं है। The role of the private sector and corporates is not highlighted। अब प्राइवेट सेक्टर इस देश का बहुत बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर तो 10% ही, 90% तो प्राइवेट सेक्टर ही है, उसका क्या रोल होगा, वो क्या भूमिका निभाएगा, कहीं हाईलाइट ही नहीं किया गया पूरे एक्ट में, या किसी पॉलिसी में, प्लान में, या फाइनेंस कमीशन ने। करना चाहिए, होना चाहिए। Funds for the activities to be undertaken are not clearly demarcated। इन एक्टिविटीज के लिए जो फंड्स रेज होंगे वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, उनका कितना फंड किसका और कैसे और कब आएगा, टाइम लिमिट भी नहीं है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर भी देगी तो वापस उसको कब मिलेगा वो भी नहीं पता, ये सब झमेले हैं। अब लिखिए रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो दूसरे नंबर का था,
दूसरे नंबर का जो रिपोर्ट था उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? Recommendations. So disaster management is the state's responsibility. Disaster management is the state's responsibility, and the center should be. अब डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोल रहा है कि स्टेट ही देखेगा. सेंटर should be playing only a supportive role. Playing on a only supportive role. Only a supportive role. Local self-government should be brought to the forefront. फोरफ्रंट पे उसी को रहना भी पड़ेगा डेफिनेटली. सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती, बट कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए और सपोर्ट, कोऑपरेशन, बहुत सपोर्ट एकदम से होना चाहिए, क्विक रिस्पांस होना चाहिए उसका भी. क्योंकि एनडीआरएफ की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, क्योंकि सीएपीएफ का पार्ट है. ठीक है ना. तो उसका कैटेगराइजेशन ऑफ डिजास्टर, कैटेगराइजेशन ऑफ डिजास्टर एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. तो ये कैटेगराइज करने की बात करता है सेकंड एआरसी. तो कभी कभी स्पेशली पूछ सकता है कि सेकंड एआरसी में क्या रिकमेंडेशंस है. ठीक है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या कहता है इस मामले में. स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर मिसयूज ऑफ फंड्स, इसकी बात करता है सेकंड एआरसी. स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, सख्त दंड का प्रावधान होना चाहिए अगर आपदा प्रबंधन के फंड का मिसयूज कोई करता है तो. अदर रिकमेंडेशंस. द वर्किंग कंडीशन ऑफ एनडीएमए, the working condition of NDMA to be made for more efficient, made more efficient and effective, to change the approach from the top down to bottom up. Effective to change the approach from the top down. अभी टॉप डाउन अप्रोच है. सारी प्लानिंग ऊपर दिल्ली में बैठ के बनती है, 5 स्टार होटल में या एसी रूम्स में. तो ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एयर कंडीशन, वहां तय होता है कि आदमी वहां फ्लड में कैसे निकलेगा. वहां उमस है, वहां कितनी गर्मी है, खाना नहीं है 4 दिन से, चारों तरफ पानी पानी है. उनकी प्लानिंग वहां उनके बीच के पटवारी और तहसीलदार और उनके बीच के लोग प्लानिंग करें, और फिर उसको बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए. तो बॉटम पे तैयारी हो, प्लानिंग हो, और फिर वो ऊपर तक उस चीज को सुने. नीति आयोग कोशिश तो यही करता है, बॉटम अप अप्रोच. एंड increase the roles of self help groups and civil society. पब्लिक पार्टिसिपेशन मीन्स ये हो गया सिविल सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्व सहायता. बट ये तो वही हो गया ना, फिर ये तो पल्ला झाड़ना ही हो गया. तो बट फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो. द फोकस शुड बी मोर ऑन मिटिगेशन. The focus should be more on mitigation and provide for mitigation funds. नेक्स्ट आ जाइए. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ 2009. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ 2009. ये 3 चीजों पर जोर देती है 2009 वाली पॉलिसी. पहला प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस.
एंड रेजिलियंस, कम बैक करना, तैयारी करना, रोकथाम करना। तो रोकथाम करना जितना कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को इन सब के लिए। एंड लास्ट में अगर हो ही गया तो फिर रेजिलियंस, कम बैक, बैक टू बेटर बेटर। इनकरेज मिटिगेशन मेजर्स, ये मिटिगेशन मेजर्स को इनकरेज करने की बात करता है। मिटिगेशन मेजर्स, जो उपाय हैं मिटिगेशन के। एंड मैन स्ट्रीमिंग इनटू द कोर डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका मैन स्ट्रीमिंग करना, कोर डेवलपमेंट प्रोसेस का मैन स्ट्रीमिंग करना। अभी वो ऑफिशियल लेवल पे ही हो जाता ना, मैन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाता, मैन स्ट्रीम में नहीं आ पाता। मैन स्ट्रीमिंग इनटू द कोर डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, contemporary early warning system etc. contemporary early warning system, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए तो हम ज्योग्राफी में या उसमें जो और पढ़ेंगे ना, वहां जब सुनामी और तमाम जो वहां फिर आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। बट ये डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से ही चैप्टर है थर्ड पेपर के हिसाब से। फर्स्ट पेपर में भी आता है, ज्योग्राफी में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन हमने बताए थे ना कल। कल हमने इंट्रोडक्शन में आपको सिलेबस को तोड़ के बताया था, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताए थे। तो उसमें ये बताए थे क्वेश्चंस, तो आपको फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस भी मिले होंगे। तो फर्स्ट पेपर में कैसे, क्योंकि ज्योग्राफी है और ये पार्ट तो ज्योग्राफी का ही है, लेकिन इसको थर्ड पेपर में अलग से सिलेबस में उसने वो किया है, और एक क्वेश्चन पूछता भी है। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये उधर भी आएगा, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो लास्ट, क्रिटिसिज्म, एक बार और बुराई कर लें, ठीक है। क्रिटिसिज्म, फिर आज की बात खत्म करेंगे। सो द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय डिफरेंट एजेंसीज, ये तो हमने ले लिया था शायद। हाँ ठीक है, क्रिटिसिज्म वही है, सेम ही है, बार बार नहीं करते। ठीक है, इतना ज्यादा बुराई नहीं करते हैं। ठीक, वो हो गया था, मैं सोच रहा था कि नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। कल हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना, योकोहामा और ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क, और फिर इंडिया के कुछ डिजास्टर्स के एग्जांपल्स लेंगे। ऐसा करके कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आज हमने डोमेस्टिक एफर्ट्स लिए हैं, हमारे घरेलू क्या हम लोगों ने तैयारियां की है। ये सब गवर्नमेंट लेवल पे, प्रैक्टिकल तो नहीं है, ये सब थ्योरी है, बट आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लेवल पे तो आप देख ही रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए कल करेंगे हम, बचा हुआ। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, 3 घंटा अब आपको टेस्ट लिखना है पॉलिटी का। तीसरा पेपर है आज, दूसरा है आज, सेकंड डे है ना। चलिए, तो ठीक है।